चलिए अब हम बात करते हैं कोल जनजाति की। कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अभी तक अपन ने दो जनजातियों के बारे में डिस्कस किया। पहली जनजाति थी अपनी कौन सी? भील। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी जनजाति थी गौड़, और तीसरी जनजाति अपनी कोल। जनसंख्या की अपेक्षा से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में इसकी जनसंख्या 11.67 लाख है। कोलों की जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में 11.67 है। 11.67 11.67 लाख है। भीलों की कितनी थी? भीलों की जनसंख्या कितनी थी? 39.9 भीलों की 59.9 थी। और गौड़ों की कितनी थी? गौड़ों 53 की 50 थी। 50.93 थी। ठीक है, कोलों की जनसंख्या 11.67 लाख है, जो कि जनजाति का 7.62% है। ठीक है, 7.62% है। ये कोलों की जो जनसंख्या है टोटल मध्य प्रदेश में, जनसंख्या का 7.62% है, और लाख 11.6 लाख है, 67 लाख है। ये लोग जनरली कोयला में काम करते रहते हैं, कोयला खान में, तो इसीलिए वो कोल पड़ता है उनका नाम, कोयला की खान में काम करने के कारण। अब कोयला की खान किस साइड है बता सकते हैं कोई? अधिकतर कोयला कहाँ पर पाया जाता है? अनूपपुर, शहडोल। बिल्कुल सही बोला, सीधी, सिगरौली, शहडोल। सिगरौली जो है ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, तो सीधी, सिगरौली, शहडोल ये उनका मतलब टेरिटरी था, मतलब इस क्षेत्र पर ये ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इनकी कुल 22 उपशाखाएं या उपजातियां हैं। उपजातियां कितनी हैं? 22। ठीक है, जो प्रमुख उपजाति हैं वो हैं रौतिया, 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 रौतेला, भड़तिया, रौतिया, रौतेला, भड़तिया। दशौरा, मवासी, मवासी, कठौतिया, ये कठौतिया बहुत पूछा जाता है, कठौतिया। ये 22 उपजातियां हैं, तो इनमें से जो प्रमुख उपजातियां हैं उनके बारे में अपन ने बताया हुआ है। ठीक है, रौतिया, रौतेला, भड़तिया, दशौरा, मवासी ये इम्पोर्टेंट है। कठौतिया भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कठौतिया पूछा जाता है कौन सी उपजातियां हैं। कोलों के कुल 7 गोत्र माने गए हैं। There are 7 gotras of Kols.
7 गोत्र होते हैं। कोल जनजाति की जो पंचायत होती है उसको गोहिया कहते हैं, गोहिया या मैयारी कहते हैं, गोहिया या मैयारी कहते हैं। कोल जनजाति की जो पंचायत होती है इसको गोहिया एवं मैयारी कहते हैं या मैयारी कहते हैं। फिर जो पंचायत का मुखिया होता है उसको मुकद्दम कहते हैं, मुकद्दम या गौटिया। देखो अपन ने गौड़ों में भी देखा, गौड़ों का जो हेड रहता है उसको ही मुकद्दम या गौटिया, या एक और कौन सा नाम था जिसको हमने बताया था यदि कुछ ना दिया जाए तो ये बोलते हैं, गौड़ों का जो हेड रहता है उसको क्या बोलते हैं? भोई। भोई, हाँ। गौड़ों का जो हेड रहता है उसको भोई बोलते हैं, ठीक है। यदि ये ना दिया जाए तब मुकद्दम मानना, लेकिन ये कोल का जो हेड रहता है वो मुकद्दम या गौटिया कहा जाता है, ठीक है। मतलब मुकद्दम का वर्ड का यूज अपन कोलों के साथ ही करेंगे, ठीक है। इनका जो धार्मिक नेता रहता है मतलब पुजारी जिसको बोलते हैं उसको बरुआ कहते हैं, बरुआ या बरौआ। इसमें जो जड़ी बूटी या झाड़ फूक का जो विशेषज्ञ होता है, जैसे उसमें अपन ने देखा था गौड़ों में जो तंत्र मंत्र विशेषज्ञ होता है उसको क्या बोलते? ओझा, ठीक है। ऐसे इसमें जो जड़ी बूटी था झाड़ फूक का एक्सपर्ट रहता है या ज्ञाता रहता है उसको भुईहार कहते हैं, भुईहार, भुईहार कहते हैं, भुईहार। कोलों के घर जो रहते हैं उसको मड़ैया कहते हैं, मड़ैया बोलते हैं, मड़ैया बोलते हैं ना अपन लोग गांव देहात में, मड़ैया कहते हैं। कोलों के घर को मड़ैया कहते हैं। और जो मोहल्ला रहता है मोहल्ला को कोल्हान कहते हैं, कोल्हान, कोल्हान। अब आते हैं इनकी फसलों के बारे में, इनके त्योहार के बारे में। नवखानी, नवाखानी, नवाखानी जो रहती है वो नई फसल की कटाई के समय जो त्योहार मनाया जाता है या देवताओं को जो नई फसल अर्पित की जाती है उसको नवाखानी कहते हैं। नवाखानी किसे कहते हैं? नवा से नई फसल को काटकर देवों को अर्पित करना क्या कहलाता? नवाखानी त्योहार कहलाता है इनका। फिर इनके जो प्रमुख देव होते हैं
बड़का देव, बड़का देव जो रहते हैं वो महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। महादेव मतलब शंकर। ठाकुर देव ग्राम देवता कहलाते हैं। ठाकुर देव फिर आता है खिचरहाई। खिचरहाई, बताओ खिचरहाई कब मनाया जाता है? अपन लोग भी मनाते हैं खिचरहाई मकर संक्रांति में। तो ये मुख्यतः कोलों का त्योहार है। तो खिचरहाई मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, मतलब कोलों का त्योहार है। अब इनका अब नृत्य के बारे में बात करते हैं। इनका जो प्रमुख नृत्य है, ये बहुत पूछा जाता है, कोल दहका। कोल दहका नृत्य, ये बहुत फेमस नृत्य है। कोल दहका या दहका नृत्य कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर कहरवा। कहरवा, कहरवा नृत्य भी कोल जनजाति का नृत्य है। कहरवा। कल अपन बात कर रहे थे लमसेना। लमसेना विवाह जो अपन कल बता रहे थे रैदास सर कि लमसेना विवाह जो सेवा विवाह रहता है ना, वही लमसेना ही कहलाता है। ठीक है, तो लमसेना विवाह बहुत पूछा जाता है, तो वो सेवा विवाह कहलाता है। क्या बात है नीलिमा मैडम, अभी कॉलेज से आ रही हैं क्या? नहीं सर, एक्चुअली घर पे थोड़ा सा। अच्छा, काफी व्यस्त रहती हैं आप तो। वास्तव में कॉलेज में तो बहुत वर्कलोड होता, हम देखते हैं। सर सच्ची में बहुत ज्यादा वर्कलोड है। सर अभी एडमिशन है ना बीएड के, तो उसमें हमारी ड्यूटी है, इस वजह से ज्यादा वर्कलोड है। हाँ, बात करने का टाइम तक नहीं मिल पा रहा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ देखिए, अब कोलों के जो विवाह होते हैं, उन विवाह में प्रमुख विवाह जो रहते हैं राजी बाजी विवाह। राजी बाजी विवाह, राजी बाजी विवाह, राजी बाजी विवाह किसे कहेंगे बताओ? राजी बाजी शब्द से ही समझ में आ रहा है, मतलब लड़का और वधू दोनों पक्ष राजी हों। मंगनी विवाह, मंगनी विवाह ये सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता कोलों का। मागर माटी किसे कहते हैं? मागर माटी, यह विवाह मंडप लगाने की प्रथा है। जो विवाह का मंडप लगाए, हमारे आइडिया नहीं है, आप लोग को आइडिया होगा सबको। विवाह मंडप लगाने की प्रथा जो होती है, वो ध्यान रखना मागर माटी प्रथा कोलों की है, अपन फॉलो कर रहे हैं उसको। ठीक है, हालांकि सभी हिंदू फॉलो करते हैं उसको। हाँ, सुबासा पूछा जाता है। सुबासा किसे कहते हैं? सुबासा कोल परंपरा से चला आ रहा है। सुबासा का मतलब समझ लें क्या होता है। मागर माटी के दौरान पंडा द्वारा बताए गए स्थान से मिट्टी खोदकर मंडप तक उस मिट्टी को लाया जाता है, जिसे सुबासा कहते हैं। सिंपल सी बात है। मागर माटी में क्या होता है, मिट्टी खुद
के कहीं से लाई जाती है, ठीक है। मिट्टी खोदकर मंडप तक लाना और फिर वहाँ पर जो शायद वहाँ पर वो बनाए जाते हैं क्या, कुछ चूल्हे वगैरह कुछ बनाया जाता है कि नहीं है, शायद ऐसी कुछ रहता है। सर बनते हैं। हाँ, जो भी वो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं ना, उसको सुबासा कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, सुबासा क्या कहलाता है या सुबासा कौन सी जनजाति में प्रयोग किया जाता है। तो मागर माटी के दौरान जो मिट्टी खोद कर लाई जाती है और उससे जो बर्तन बनाए जाते हैं, उन बर्तनों को सुबासा कहा जाता है। फिर एक मिनट, ये जो इनका मुख्यतः जो ओरिजिनेट मानते हैं, मूल जो मानते हैं, वो सबरी को मानते हैं। सबरी को ये प्रमुख देवी या देवता के रूप में माने जाते हैं। ध्यान रखना, सबरी इनके प्रमुख मानी जाती हैं, ठीक है। पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था, मुकद्दम। और पंचायत को क्या कहते हैं, गोहिया। लिखवाया था कि नहीं, गोहिया मैयारी। इनमें बहु विवाह प्रथा भी रहती है। कल हमने एक चीज बताना भूल गए थे, घोटुल प्रथा, ये शायद चर्चा की थी कि नहीं की थी। घोटुल प्रथा के बारे में कुछ बताया था, नहीं बताया। तो ये बात ध्यान रखना, गौड़ों में घोटुल प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। घोटुल प्रथा क्या रहता है कि शादी के पूर्व लड़के और लड़की एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें, तो उनको एक निश्चित स्थान पर रुकवाया जाता है, वहाँ पर वो देख परख लेते हैं, वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको घोटुल प्रथा कहा जाता है, जो वर वधू रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता। घोटुल प्रथा जो है वो गौड़ों की प्रथा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अन्य और भी बहुत सारी बातें हैं इनके संबंध में, तो वो और देख लें। कोल जनजाति में महिला गोदना कलाकार होती हैं, उनको गोदनहार कहते हैं। गोदनहार, गोदनहार, ये इन लोग गोदना प्रिय होते हैं, मतलब पूरे शरीर में इनके गोदना रहता है, ठीक है। जैसे आभूषण प्रिय कौन रहते हैं, जो भील की महिलाएं रहती हैं, वो आभूषण प्रिय रहती हैं। और कोल जनजाति जो रहते हैं वो गोदना जो होते हैं ना, टैटूज, तो वो टैटू प्रिय रहते हैं। और जो महिलाएं गोदना करती हैं उनको गोदनहार कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। उखान या कहनू, गोदनहार क्या करते हैं, गोदना का काम करते हैं। हाँ, गोदना का काम करती हैं। गोदना मतलब वही टैटू, में गोदनहार होती है, वो गोदना करती हैं। गोदना करती मतलब वो टैटू वैटू बनाती हैं। और उखान या कहनूत मतलब कोल जनजाति में कहावतों मुहावरों को उखान कहते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। उखान किसे कहती है, पूछा जाता है, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं आता ये शब्द, ये यहाँ मिल गया अपन को। कोल जनजाति में जो प्रोवर्ब्स रहती हैं, प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें और मुहावरों को उखान कहते हैं। ओ शिट, लाइट जाने वाली है लग रहा है। फिर आगे इनके त्योहार में एक प्रकार का पकवान बनाया जाता है। रिपीट करिए, क्या कहते हैं मुहावरे? उखान, उखान, उखान। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा?
उखान कहते हैं। उखान की मुखान? उखान, उखान, ठीक है। इनके त्योहार में एक पकवान बनाया जाता है, उसको सुआरी कहते हैं। जैसे अपने इधर होली के समय वो बनाई जाती हैं, क्या बोलते हैं, गुजिया, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर सुआरी बनाई जाती है। सुआरी मतलब गुजिया का दूसरा रूप है, उसको सुआरी बोलते हैं, सुआरी। अब इनके यहाँ जब कोई मर जाता है तो वो जो मृत आत्मा को दफना कर वहाँ पर एक स्तंभ बना दिया जाता है, उसको सनेही बोलते हैं। सनेही, सनेही मतलब मृतक स्तंभ, मतलब जो डाइड पर्सन रहते हैं उनका एक पिलर बना दिया जाता है, उसको सनेही बोलते हैं। सनेही। ठीक है, बस इतने ही महत्वपूर्ण थे। तो ये हो गई अपनी कोल जनजाति, ठीक है। अब उसके बाद कोरकू जनजाति है, तो वो अपन कल देख लेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं अपन। कल अपन ने जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जॉब डिज़ाइन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। अब हमें ये बताइए, जॉब स्पेसिफिकेशन किसे कहते हैं? जॉब स्पेसिफिकेशन किसे कहते हैं? ज्योति मैडम, जॉब स्पेसिफिकेशन किसे? जॉब स्पेसिफिकेशन में किसी भी जॉब की योग्यता, कौशल या अनुभव के बारे में बात की जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यक्ति के है ना, अच्छा, किसी व्यक्ति की, जी, है ना। मतलब जो कर्मचारी नियुक्त किया जाना है उसकी योग्यता के बारे में, उसकी स्किल्स के बारे में पता किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉब स्पेसिफिकेशन। अब उसके बाद जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट किसे कहते हैं बीना मैडम? सॉरी सर, मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं, चलिए ठीक है, तो हो रही थी लेकिन लिख नहीं पाई। ओके, ठीक है। मैं बताऊं सर? हाँ सर, आप बताएं। जॉब इनरिचमेंट, हाँ, कार समृद्धि, मतलब कार में बढ़ोतरी करना, जिम्मेदारी सौंपना, जिससे कर्मचारी निर्णय ले सके, निर्णय लेके काम को पूर्ण कर सके। हाँ, मतलब कार्य समृद्धि करना, मतलब उसको फुल छूट दे देना, निर्णय लेने की क्षमता दे देना, ताकि वो फ्रीली काम कर सके, तो इसको बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जॉब इवैल्यूएशन के बारे में समझेंगे अपन, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन क्या कहलाता है, लिखिए। जॉब इवैल्यूएशन मतलब वो सर एक मिनट। हाँ सर बोलिए। जॉब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण पढ़े थे, 2 प्रकार के होते हैं, हाँ, है ना। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शंस, कार्य विवरण, हाँ, और जॉब स्पेसिफिकेशन, हाँ, कार्य विनिर्देशन। हाँ, फिर आपने HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। हाँ,
HRD और इंटीग्रेटेड हाँ संसाधन प्रबंध, एकीकृत संसाधन प्रबंध। हाँ। तो ये इतना ही है ना। अभी इसके बारे में लिखवाना है सर। अपना जॉब एवोल्यूशन छूट गया है अभी, उसको और देख लेते, फिर उसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जाएगा ना। फिर चलो ठीक है। क्या रहता है, जो जैसे मिल रहा है ना उसी के अनुसार हम बताते चले जाते हैं, ठीक है। इसको ही पेट छोड़ दें। नहीं, आगे कंटिन्यू कर लेना, अब आप समझदार तो हो आप। जो का समझदार सर सब उम्र के आधार में ना सब। अब देखो ना, सारी समझदारी तो निकल रही है। चलिए देखिए, जॉब इवैल्यूएशन क्या कहलाता है। जॉब इवैल्यूएशन मतलब जॉब का मूल्यांकन करना, ठीक है। अर्थात क्या होता है, पहले समझ लें। समय के साथ किसी नौकरी की प्रकृति, जिम्मेदारियां, कौशल और कार्य करने के तरीकों में होने वाला परिवर्तन, मतलब नौकरी का समय के साथ बदलना या विकसित होना जॉब इवैल्यूएशन कहलाता है। कैसे कहलाता है, इसको एक बार समझ लें। मान लीजिए 20 साल पहले कॉलेज के शिक्षक केवल ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते थे, ठीक है। पहले क्या यूज़ करते थे, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते थे। लेकिन वर्तमान में वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, पीपीटी का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बता रहे हैं, या एआई टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, नौकरी समय बदलने के साथ साथ जो किसी कार्य को करने का तरीका जो बदल जाता है उसको जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं, या जॉब का मूल्यांकन वर्ड वहाँ पर उपयुक्त नहीं रहेगा। जॉब इवोल्यूशन को, एक मिनट, क्या कहेंगे, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमिक विकास, क्रमिक विकास। इवोल्यूशन का मतलब मूल्यांकन नहीं, वैल्यूएशन का मतलब होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो समझ में आया क्या मतलब हुआ। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब कार्य करने की पद्धति, समय के बदलने के अनुसार जो कार्य करने का तरीका रहता है उसमें जो बदलाव होता है उसको हम जॉब इवैल्यूएशन बोलते हैं। Whatever is change due to time, that is called job evaluation, ठीक है। अब इसके बारे में लिख लें थोड़ा सा। समय के साथ कार्यों में जो बदलाव होता है उसे जॉब इवैल्यूएशन या जॉब का क्रमिक विकास कहते हैं। समय के साथ कार्यों में जो बदलाव होता है उसे जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, इसकी मेथड्स कौन कौन सी हैं वो ध्यान में रखना है। तो लिखिए, इसकी दो प्रमुख विधियां हैं। देयर आर टू मेथड्स। एक होती है गुणात्मक, क्वालिटेटिव, और एक होती है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो मेथड्स हैं उसमें दो मेथड आती हैं। वो कौन कौन सी हैं उनका नाम बस लिखना है अपन को। तो लिखें क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। पहला लिखें उसमें रैंकिंग मेथड। दूसरा
ग्रेडिंग मेथड, ग्रेडिंग, ग्रेड करना, ए ग्रेड बी ग्रेड करना। ठीक है, फिर ये अपनी कौन सी मेथड हो गई? क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक, गुण के बारे में ऑब्जर्व करती हैं। रैंक, मान लीजिए अपन बच्चों को रैंकिंग करते हैं ना, जिस कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो रैंकिंग कर दिया और ग्रेड कर दिया, ग्रेड दिए A+B+, ये ग्रेडिंग कहलाती है। अब उसके बाद क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड में पहली मेथड है पॉइंट रेटिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड। पॉइंट रेटिंग मेथड। दूसरी है कारक तुलनात्मक विधि, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड मतलब कारक तुलनात्मक विधि। ठीक है, ये अपना हो गया क्या? जॉब इवैल्यूएशन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा जॉब इवैल्यूएशन किसे कहते हैं। नीलिमा मैडम थोड़ा प्रकाश डालें, जॉब एंड इवैल्यूएशन। सर, समय के साथ जो कार्यों में बदलाव होता है उसे जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं। और जॉब इवैल्यूएशन की दो मेथड हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव जो है वो रैंकिंग और ग्रेडिंग में है, और क्वांटिटेटिव में पॉइंटिंग रेटिंग मेथड रहेगी। और दूसरा बताया फैक्टर कंपैरिजन मेथड। यही आता है जनरली इसमें कि ये मेथड कौन, मतलब ये किसकी मेथड है, जॉब इवैल्यूएशन की है, जॉब एनालिसिस की है, या कोई और है। इस टाइप से ये मेथड के नाम पूछे जाते हैं और मीनिंग पूछी जाती है जनरली। अब आगे चलते हैं। अब देखो, शायद अपन ने जो चार्ट बनाया था उसमें सबसे पहले क्या लिखा था? ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग में पहला पॉइंट क्या था? भर्ती। थोड़ा देखिए। हाँ, भर्ती चयन, हाँ, स्टाफिंग सेटिंग। तो अब इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये काय के स्टेप्स बताए थे हमने? HRP के हैं शायद। HRP मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के 4 स्टेप्स बताए गए हैं, या 4 कार्य बताए गए हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे, किस प्रकार से करना चाहिए। तो उसमें आता, पहला क्या आता? भर्ती या रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं अपन? विज्ञापन, कितनी आवश्यकता है उस आधार पर विज्ञापन निकलता है। सही। रिक्रूटमेंट एक मिनट। उसके आधार पर फिर आवेदन पत्र मंगाते हैं। कंपनी के जो खाली पद रहते हैं उनको भरना। ठीक है, कंपनी जब किसी संगठन के नए कर्मचारी आवश्यकता होती है तो वह विज्ञापन आदि निकालती है। तो जो खाली पदों पर ये लिखना नहीं है, सिंपल सी बात है, केवल उसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। भर्ती वह प्रक्रिया जिसमें संस्था कंपनी खाली पदों को योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित और आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट कहलाता है। रिक्रूटमेंट या भर्ती के 2 स्रोत हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल।
तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्रोत लिखिए। भर्ती के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती के दो स्रोत होते हैं। स्रोत होते हैं। पहला आंतरिक स्रोत, आंतरिक इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए भर्ती करना है अपन को, इंटरनल सोर्स में जैसे प्रमोशन कर दिया किसी का, प्रमोशन, ठीक है, पदोन्नति, लिख लीजिए प्रमोशन, ट्रांसफर, ठीक है, प्रमोशन ट्रांसफर। जैसे कल जो लिस्ट आई, यहाँ से वहाँ चले गए, कुछ लोग का भोपाल भी कर दिया गया वल्लभ भवन, तो ये उनका क्या हो गया? ये प्रमोशन है। और कुछ लोग यहाँ से वहाँ चले गए, वो ट्रांसफर है। तो ये हायर एजुकेशन के अंदर की पॉलिसी है, तो इसलिए इंटरनल सोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब लिखें बाहरी स्रोत, मतलब एक्सटर्नल सोर्स। बाहरी स्रोत मतलब विज्ञापन, लिख लें विज्ञापन, कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस प्लेसमेंट भी कह सकते, कैंपस प्लेसमेंट, वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू होता ना, वॉक इन इंटरव्यू, जॉब पोर्टल, जॉब पोर्टल्स, ठीक है। तो प्रश्न में जनरल ये पूछा जाता है कि बताइए इसमें से भर्ती का आंतरिक स्रोत कौन सा है, ठीक है, या बाह्य स्रोत कौन सा है। तो ये समझ जाना, प्रमोशन ट्रांसफर ये बिजनेस के अंदर होता है, ठीक है। डिमोशन कर दिया, डिमोशन मतलब क्या होगा? नीचे से ऊपर से नीचे कर दिया किसी को, ठीक है। मान लो किसी को कोई प्रिंसिपल था, उसको सीधे क्या प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया, तो ये डिमोशन हो गया। तो ये कौन सा स्रोत हुआ? इंटरनल की एक्सटर्नल? आंतरिक स्रोत। तो ये ध्यान रखना, ये इससे ये पता चलता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब क्वेश्चन जो बनता है यहीं से बनता है, इंटरनल स्रोत कौन सा है और एक्सटर्नल स्रोत कौन सा है, वो अपन को पढ़ने में समझ में आ जाता है, ठीक है। फिर अपन एक तो अपन ने देख लिया पहली, मतलब प्रक्रिया क्या होती है उसकी, रिक्रूटमेंट। दूसरा है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन मतलब होता है चयन। चयन क्या कहलाता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चयन भर्ती के बाद जो प्रक्रिया होती है, मतलब पीएससी ने इंटरव्यू निकाला, सॉरी इंटरव्यू नहीं, एग्जाम, जो विज्ञापन निकाला। अब ये देखो पीएससी का विज्ञापन जो आया वो कौन सा स्रोत है, इंटरनल कि एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। और जो ट्रांसफर हुए वो कौन से स्रोत है? इंटरनल। ठीक है। अब इसके बाद सिलेक्शन होता है। पहले तो इंटरव्यू वो ले लेगा, रिटर्न एग्जाम लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद छटनी कर दी उसने, छटनी कर दी मतलब जो पास है उनको अंदर ले लिया, जो फेल है उनको बाहर कर दिया, तो ये कहलाता सिलेक्शन, ठीक है। बोलते हैं हमारा सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है, जिसमें भर्ती के बाद जो उपयुक्त उम्मीदवार हैं उनको चुनना, उपयुक्त उम्मीदवारों को चुनना सिलेक्शन कहलाता है। मतलब जो इफिशिएंट
कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट करना सिलेक्शन प्रोसेस कहलाता है। समझ में आ गया? भर्ती के पश्चात ही ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब आगे चलते हैं। एक मिनट। काम कर रहे हो ना, नहीं पड़ता इंग्लिश का अब इनके प्रकार पूछे जाते, टाइप ऑफ सिलेक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, लिखिए चयन की प्रकार, टाइप्स ऑफ टेस्ट। पहला इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। टाइप्स ऑफ टेस्ट मतलब सिलेक्शन की जो चयन होता है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, प्रकार। चयन के प्रकार, पहला है इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंसी टेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे बुद्धिमत्ता या बौद्धिक जांच। ये देखो रिटर्न एग्जाम जो, हाँ, जो रिटर्न एग्जाम रहता है ना वो इंटेलिजेंसी टेस्ट कहलाता है। अभी एक दिन डिस्कशन हो रहा था कि इंटरव्यू में क्या होता है, तो बताया गया इंटरव्यू में आपका आंसर दो या ना दो, इट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट। ध्यान रखना, अधिकतर तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में उसके आंसर अपन को मालूम ही नहीं रहते, तो नो बोलना पड़ता है अधिकतर, मैक्सिमम। तो बोलने लगे यदि आप नो बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप बाहर हो रहे हैं। उसमें क्या है, आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट वो रिटर्न एग्जाम में कर लिया है तो वो तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं देख रहा है, वो आपकी पर्सनालिटी वो ऑब्जर्व कर रहा है। आप कैसे आते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, ये सारी चीज़ें कहलाती है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंसी टेस्ट कहलाता है बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना। फिर दूसरा आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या कहलाता है? एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है, मतलब अभिरुचि का परीक्षण करना। ऐसा परीक्षण जो यह मापता है कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य, प्रशिक्षण, नौकरी को सीखने, सफल करने की संभावित क्षमता रखता है कि नहीं। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट यह बताता है कि अभी क्या जानते हैं, बल्कि यह बताती है आप भविष्य में कितना अच्छा सीख और प्रदर्शन कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट ये बताता है, लिख लीजिए इसके बारे में। एप्टीट्यूड टेस्ट या अभिरुचि योग्यता परीक्षण किसी विशेष कार्य मतलब स्पेशल वर्क का प्रशिक्षण, किसी, एक मिनट, एक मिनट, कोई व्यक्ति भविष्य में किसी कार्य को कितने अच्छे से प्रदर्शित कर सकता है।
कोई व्यक्ति किसी कार्य को भविष्य में कितने अच्छे से कर सकता है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। Any person, a special work will be done in future, that is called aptitude test। उसको हम अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं। ये भविष्य को लेकर होता है, ठीक है। जैसे रीजनिंग वगैरह अपनी जो आती है ना एग्जाम्स में, तो रीजनिंग का अब क्या औचित, और कोई भी रीजनिंग या मैथ से रिलेटेड कोई भी चीज़ की आवश्यकता क्या, कोई आवश्यकता नहीं है जॉब में, लेकिन इससे क्या रहता है, निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास होता है भविष्य में, तार्किक सोच समझ में आती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एप्टीट्यूड टेस्ट। तीसरा होता पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व विकास जांच। व्यक्तित्व विकास जांच मतलब ये कहलाता है इंटरव्यू में व्यक्तित्व की जांच की जाती है, पर्सनालिटी टेस्ट। फिर आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता, जो हॉबीज रहती है उसको लेकर, जैसे रुचि संबंधी टेस्ट। जैसे अभी हम लोगों से जैसे ही वो रिजल्ट आया ना, उसमें एक फॉर्म भरवाया गया, उस फॉर्म में सब कुछ पूछा, मतलब डेट ऑफ बर्थ से लेके जन्म स्थान से लेके आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, और फिर उसके बाद आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, हॉबीज़ पे आके बोला गया हॉबीज़ को अच्छे से लिखना है, ये नहीं कुछ भी लिख दो। अब हॉबीज़ को लेके वहाँ पर कभी कभी ऐसे प्रश्न, मान लो किसी ने बोल दिया कि हम पुस्तक पढ़ना हॉबी है, तो हॉबी है तो अब बोले कौन सी पुस्तक, उन पुस्तक के नाम, मतलब हॉबी को लेके जब उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया जाए पूरा, तो ये उसकी इंटरेस्ट टेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो इतने ही टेस्ट सफिशिएंट हैं, ये कहलाता है सिलेक्शन। चौथा क्या बताए उधर? इंटरेस्ट टेस्ट मतलब अभिरुचि या रुचि परीक्षण। अब उसके बाद तीसरा कौन सा आता है? पहला तो अपन क्या, स्टाफिंग जी। एक मिनट, देखो इसके बाद पहले अपन ने क्या किया, किसी कर्मचारी का पहले तो रिक्रूटमेंट निकाला, भर्ती निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद इंडक्शन प्रोग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। इंडक्शन प्रोग्राम किसे कहते हैं? ओरिएंटेशन बताइए, इंडक्शन किसे कहते हैं? इंडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम, बीना मैडम सुना है नाम? सर नाम बस सुना है, मुझे नहीं पता इस बारे में। जो सिंपल है इंडक्शन या ओरिएंटेशन मतलब जो न्यू एम्प्लॉय रहता, जो नया कर्मचारी रहता, उसको संस्था से रूबरू करवाना, ये इंडक्शन कहलाता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत आता है, इंडक्शन या ओरिएंटेशन किसे कहते हैं? इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन इज वेलकमिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। वेलकम करना, जैसे कि जब भी कोई एपी बन जाता है तो उसकी वहाँ पर सबसे इंडक्शन प्रोग्राम होता है, ठीक है।
1 हफ्ते का या 15 दिन का, तो वहाँ जाके रूबरू करवाया जाता है हायर एजुकेशन से। NEP क्या है, कैसे उसको पढ़ाना है, क्या इस प्रकार से, मतलब सारी चीज़ें कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, इंडक्शन या ओरिएंटेशन, इंडक्शन या ओरिएंट, उसके हिंदी वर्ड्स हमारे पास नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, इनको इंडक्शन ओरिएंटेशन वर्ड यूज है। तो मतलब नए कर्मचारी को, नया वर्ड इंपॉर्टेंट, नए कर्मचारी को संस्था की क्रियाकलापों से रूबरू करवाना इंडक्शन कहलाता है, जहां पर उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे। अब उसके बाद आता है, उसके बाद हमने क्या लिखा, स्टाफिंग। स्टाफिंग लिखवाया था क्या? हाँ जी सर जी। स्टाफिंग के बाद क्या लिखवाया था? और छटनी। स्टाफिंग, आई थिंक ट्रेनिंग, स्टाफिंग को ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। वहां पर थर्ड पॉइंट आप लोग स्टाफिंग की जगह ट्रेनिंग कर लें। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेंड किया जाता है उसको, ट्रेनिंग कर लें। अब ट्रेनिंग का मतलब समझें। अब देखो, सबसे पहले उसका रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, फिर इंडक्शन, तो ये हमने अपने मन से लिखवा दिया, इंडक्शन भी हो गया, रूबरू हो गया। अब उसके बाद उसको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है स्किल्स को इम्प्रूव्ड करना। स्किल को, जो कर्मचारी है, जो नया कर्मचारी आया हुआ है किसी भी चीज़ में, उसको क्या करना, स्किल्स को इम्प्रूव करने का जो तरीका रहता है उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक साथ चलता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग क्या है? विकास करना। किसका विकास करना? स्किल्स का, योग्यताओं का विकास करना। जो अपनी प्रेजेंट जॉब लगी हुई है, जो नई जॉब जो लगी हुई है, उसमें क्या करना, ट्रेंड करना कर्मचारी को, उसके स्किल्स जो योग्यता है उसका विकास करना ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है, तो लिख लें, वर्तमान जॉब में कर्मचारी के स्किल्स में, मतलब योग्यताओं में, विकास करना ट्रेनिंग कहलाता है। अब देखो, प्रश्न बनता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन कौन सी हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब ट्रेनिंग दो प्रकार की होती है, ट्रेनिंग दो प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब में रहते हुए, कार्य दौरान प्रशिक्षण। हाँ, कार्य दौरान प्रशिक्षण। दूसरा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ। अच्छा, पहले ऑन था और दूसरा ऑफ है। ऑफ द जॉब, कार्य के बाद प्रशिक्षण।
अब कौन कौन सी हैं ये बात महत्वपूर्ण है, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग की विधियां लिखें। पहला लिखें कोचिंग। पूछा जाता है कोचिंग ऑन द जॉब है कि ऑफ द जॉब है। कोचिंग, कोचिंग का मतलब क्या होता है अभी ये लिखना पड़ेगा। कोचिंग डैश करके लिखें। अब जैसे अपन अभी कोचिंग पढ़ रहे हैं तो कोई एक व्यक्ति पढ़ाने वाला रहता है और बाकी सब समझने वाले रहते हैं, तो क्या कहेंगे इसको, वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना, मतलब जो सीनियर मोस्ट है या जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ के द्वारा मार्गदर्शन देना कोचिंग कहलाता है। ये लिख लीजिए, विशेषज्ञ के द्वारा मार्गदर्शन, गाइडलाइंस गिवन बाय एक्सपर्ट, उसको हम कोचिंग कहेंगे। सबके मीनिंग बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, ये पूछा जाता है। दूसरा है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन क्या होता है, कर्मचारी को विभिन्न विभागों में भेजा जाता है, ठीक है। मतलब कभी उसको टीचिंग का काम दिया जाता, कभी उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया जाता, कभी एनएसएस पकड़ा दिया जाता, कभी कुछ, ये रोटेट होता रहता है। तो कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कराना, ये भी एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की ये विधि है। ये देखो ये सब जॉब के अंदर हो रही है। फिर होता है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब शिक्षुता प्रशिक्षण। अप्रेंटिस, ये जनरल ये वर्ड आईआईटी में चलता है, आईटीआई में, सॉरी आईटीआई में अप्रेंटिस कर रहे हैं बोलते हैं ना, मतलब ये जनरली ये कुशल कार्य करना, कुशल मतलब एक्सपर्ट बनना किसी भी चीज के लिए। जैसे क्या हिंदी में बता दीजिए। शिक्षुता प्रशिक्षण, शिक्षुता प्रशिक्षण, शिक्षुता प्रशिक्षण, अप्रेंटिस। प्रशिक्षु प्रशिक्षण भी बोलते हैं, शिक्षणु प्रशिक्षण भी बोलते हैं। मतलब कुशल कार्यों के लिए, मतलब कुशल कार्यों के लिए मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन बन जाता है। इंजीनियरिंग या इस टाइप की कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज को करके व्यक्ति वो बन जाता है ना, तो उसको अप्रेंटिस बोलता है, अप्रेंटिस, ठीक है। कुशल कार्यों के लिए ये वर्ड यूज होता है। कुशल कार्य मतलब कोई विशेष कार्य, विशेष कार्य जनरली इलेक्ट्रीशियन और इंजीनियर के लिए वर्ड यूज होता है। फिर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप इंटर्नशिप मतलब होता है छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज प्रदान करना। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है। इसमें कर्मचारियों को लिखेंगे ना सर? हाँ कर्मचारियों, सॉरी छात्रों को नहीं, कर्मचारियों को। कर्मचारियों को व्यवहारिक होने ध्यान नहीं रहा। कर्मचारियों को व्यवहारिक ज्ञान है ना, व्यवहारिक ज्ञान। अब आते हैं अपन ऑफ द जॉब, सॉरी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। हाँ, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? कार्य करने के पश्चात, कार्यस्थल पर जाके। देखो अभी तो अपन ने ऑन द जॉब मतलब
वहीं पर मतलब बिजनेस के अंदर रह के ही अपन ने कुछ प्रशिक्षण दे दिया, ये कहलाएगा ऑन द जॉब। ठीक है। और कार्यस्थल पर जाके, मतलब कार्यस्थल मतलब अपनी जो संस्था है वहाँ से निकल के ट्रेनिंग प्रदान करना, ये कहलाती क्या है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जैसे पहला है लेक्चर, व्याख्यान विधि। सर हाँ, दूसरा नंबर ना, कार्यस्थल पर जाके, प्रशिक्षण, कार्यस्थल पर जाके जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसको ऑफ द जॉब। पहला है लेक्चर, व्याख्यान विधि। पहला क्या है सर इसमें? लेक्चर। लेक्चर। दूसरी है केस स्टडी। दूसरी क्या है? केस स्टडी। केस रहता है, उसका कोई स्टडी करना, मतलब केस बाहर का, जैसे बोलते ना, अपन ने पढ़ा है ना पार्टनरशिप एक्ट में एक केस है, कौन सा, दिवालिया वाला एक केस होता ना, 2-3 गाना बना मरे, वो दो लोग मरे गाना वर्सेस मरे। तो ये सिद्धांत है ना, ये केस स्टडी है। तो केस को हम अपने पार्टनरशिप में लेके, वो है कहीं और का वो केस, तो उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। फिर दूसरा लिंक है रोल प्लेइंग। तीसरा रोल प्ले करके मतलब उसको एक्ट करना है। एक्ट करना मतलब एक्टिंग करके जब हम उसको समझाते हैं तो उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। फिर है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, की इंग्लिश वर्ड ही आपको लिखना पड़ेगा, वेस्टिब्यूल, VESTIBULE, ये इंग्लिश और हिंदी वर्ड ही यूज होता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या होता है ये समझें। इसका मतलब ये होता है, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग विधि है जिसमें कर्मचारी को वास्तविक कार्यस्थल से अलग, देखो वास्तविक कार्यस्थल से अलग, जैसे अपन इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो वास्तविक कार्यस्थल है, वहाँ से अलग लेकिन उसी जैसी परिस्थितियों और उपकरणों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब माहौल, जैसे मान लीजिए यहाँ का अपने कॉलेज का बच्चा जाके RDBB में प्रशिक्षण दे, प्रशिक्षण नहीं मतलब वहाँ पर हम पढ़ाएं, वहाँ की स्थिति के बारे में बताएं, तो देखो है दोनों मतलब इंस्टीट्यूशन ही है ना, तो वहीं जैसा माहौल हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहलाती है। इसको लिख लें। इसमें कर्मचारियों को कार्यस्थल से अलग स्थान पर ले जाकर उसी जैसी मशीनों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इन दिस ट्रेनिंग
वर्कर्स डन सेम वर्क अदर देन एक्चुअल प्लेस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब जैसे अपने इधर मान लो कोई मशीन, एक ज़्यादा भारी वाली मशीन जो कि हमारी संस्था में नहीं है, तो उन कर्मचारियों को हम कहीं और ले जाके उसको प्रशिक्षण दें, तो ये कहलाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है, ऑन द जॉब है कि ऑफ द जॉब है। तो इस प्रकार से ये ट्रेनिंग हो गया। कल अपन और डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ेंगे। इस प्रकार से 2-3 दिन में ये अपना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़ी ज़्यादा खिंच गई लंबी क्लास, चलिए ठीक है, थैंक यू।